हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम जतिन है और मैं मैकबुक रिपेयर से रिलेटेड वीडियोस आप सबके लिए इस प्लेटफॉर्म पे लेके आता रहता हूँ। और ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग केस, अब इंटरेस्टिंग है या बोरिंग वो तो हमें थ्रू आउट द वीडियो पता चलेगा। बट मेरे पास ये केस एज इट इज़ आया है मैकबुक प्रो 13 इंच 2022 टच बार मॉडल जो लास्ट आया था मैकबुक में, वो आई गेस यही है। और A2338 है मॉडल नंबर। M2 प्रोसेसर के साथ है, 256 GB वेरिएंट है। ओके। और बोर्ड का पार्ट नंबर है 20-02773। फिजिकली अपीयरेंस पे जाएं तो ऑलरेडी रिपेयर अटेम्प्ट है। फ्लक्स देख सकते हैं, फ्लक्स दिख रहा है, PMU पे काम मेरे को दिख रहा है। ओके। उसके बाद यहाँ PMU की शील्ड तो आउट नहीं है, तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ। तो यहाँ पर कुछ काम, इस जगह पर थोड़ा सा काम हो रखा है। और आगे चले हैं तो CD ठीक है, हमारी CD3217 B13 वर्जन है इसमें। और बैक साइड पे तो अनटच्ड बोर्ड दिख रहा है मेरे को, बैक साइड पे कोई काम नहीं हुआ। सो मोस्ट प्रोबेबली PMU के से रिलेटेड कुछ काम किया है यहाँ पर। अभी पावर इंजेक्ट नहीं करूँगा, पहले बेसिक रेजिस्टेंस मोड पे हम इसकी रीडिंग एक बार देख लेते हैं सारी। लेट्स चेक फॉर PP बस एन एन हमारे यहाँ पर मिलेगी हमें, ठीक होगी क्योंकि PMU पर काम करे। दैट मीन्स हमारी एन और 3V8 ठीक होनी चाहिए। 3V8 चेक करते हैं, 3V8 भी ठीक है। ओके। 3V3 ऑलवेज 4.7K, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। ये है 5V USB-C के लिए। ओके, 500K के अराउंड आ रही है वैल्यू। एंड ये है 5V हमारे सिस्टम के लिए, 5V सिस्टम के लिए भी ठीक है। बेसिक पावर सप्लाई की बात करें तो ये शील्ड भी आउट कर देते हैं तो थोड़ा आइडिया लगे हमको कि हम किस चीज़ से डील कर रहे हैं अभी। इसके बाद हम चलेंगे इसमें पावर सीक्वेंस के थ्रू आगे। 2.5 NAND, मोस्ट प्रोबेबली 2.5 NAND, यस 4.2K, 1.2 NAND, 1.2 RAM। इसको चेक करते हैं, 4.1K। ओके। DST 222, 291, 291, 291। ओके, कोई अनयूजुअल रीडिंग नहीं है इस तरफ। अब चेक करते हैं हम अपना नेक्स्ट PMU, जो कि हमारा मेन PMU होने वाला है। मैं इसको स्कीमेटिक खोल लेता हूँ। 2773। सबसे पहले हम चेक करेंगे 1.25S2, जो कि हमारी ये है, बिल्कुल ओके है। 47 मेन वी कोर होगी, मेन वी कोर एफिशिएंसी कोर 47 एफिशिएंसी ये होगी जहाँ तक है। हाँ, ये एफिशिएंसी कोर है। हाँ, 108 ये कौन सी कोर है? परफॉर्मेंस CPU, ये परफॉर्मेंस कोर है 108। एंड ये हमारी एफिशिएंसी कोर है 300 एंड सॉरी आपको दिख नहीं रहा, ये हमारी एफिशिएंसी कोर है और ये हमारी परफॉर्मेंस कोर है। तो परफॉर्मेंस कोर की वैल्यू भी ठीक आ रही है बिल्कुल। SRAM, लेट्स चेक फॉर SRAM। ये हमारा SRAM है 1K, परफेक्ट। GPU आनी चाहिए 3-4 ohms to ground, 4 ohms to ground most probably। 5.8। VDS1
शाम को भेज दूँगा। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, 54 ऑन स्टूडेंट। कल किसी भी टाइम पिकअप कर लो। हाँ 54 ऑन हाँ, हो 3.8 जाएगा, मंगा लेना कल किसी पे। 1.8 तो सारी पावर रेटिंग तो हमारी ठीक आ रही है। पावर कनेक्ट करता हूँ अब सीधा, चेक करते हैं कि क्यों कस्टमर ने इसको डेड में भेजा है। तो करंट कनेक्शन तो ठीक है, 19 वोल्ट स्विच भी हो रहे हैं, बूटिंग भी हो रही है इसमें। बूटिंग भी हो रही है इसमें तो। कस्टमर ने क्यों भेजा है ये। बूटिंग भी कंप्लीट हो गई, बूट भी हो गया। दोनों पोर्ट्स काम कर रहे हैं। दोनों पोर्ट्स काम कर रहे हैं हमारे। ऐसा तो नहीं इसमें स्क्रीन सिलेक्शन से रिलेटेड कोई इशू है, नो डिस्प्ले हो, क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्ट बोर्ड आया है। तो स्क्रीन की पावर सप्लाई देख लेते हैं 5.1। यस, इसमें स्क्रीन सिलेक्शन से रिलेटेड इशू है। इधर हमारा आ रहा है, इधर ही हमारे 2.3 आ रहे हैं वोल्ट। ओके, दैट मीन्स हमारा 3v3s इस वाले वोल्टेज पे कितने आ रहे हैं, 2.3। सो मशीन बूट हो रही है हमारी, बट इसमें हमारा स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं आएगा। स्क्रीन पे डिस्प्ले इसलिए नहीं आएगा, उसका रीज़न है, स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं आएगा, ट्रैक पैड कीबोर्ड काम नहीं करेंगे। उसमें 3v3s2 3v3s2 हमारी जो पावर सप्लाई है वो मिसिंग नहीं कर सकते, लेकिन उसका वोल्टेज कम है। दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत ईजी केस था, अगला कुछ इंटरेस्टिंग होगा। कस्टमर के हिसाब से नो डिस्प्ले था, ये फैन स्पिन होता है बट डिस्प्ले नहीं आता, और PMU उसने चेंज कर लिया है, नहीं पता क्यों। तो ये है LC710। इसमें क्या होता है, आपका इनपुट वोल्टेज आते हैं आपके PP बस ऑन, दैट इज़ 12 वोल्ट। 12 वोल्ट से स्टेप डाउन करता है इनको 3v3s2 में। तो जब भी बोर्ड आपका लिक्विड डैमेज होता है तो क्या होता है, यहाँ पर कोरोजन आ जाता है इन दोनों के बीच में, और ये IC ख़राब हो जाती है, या फिर हमारी फीडबैक रेजिस्टेंस ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा बनने के चक्कर में ये रिस्पॉन्सिबल होता है कई सारी चीज़ों के लिए। वाईफाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा, स्क्रीन सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लस हमारा आपका ओके 3v3s2 की शॉर्टिंग यहाँ पर थी। कस्टमर ने मेरे को बताया था कि एक कैपेसिटर शॉर्ट था, वो हमने हटा दिया था, बट इस बग के ऊपर लोड आया, इस वजह से ख़राब हुआ है। हाँ, तो हम क्या करें, बस बग चेंज करना है हमें इसका, ये वाला 3v3s2 वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी जल्दी। हुआ क्या होगा इसमें, इनिशियली ये कैप शॉर्टेड था, ये वाला जो कि कस्टमर ने ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया है। ये वाला कैप शॉर्टेड था हमारा,
अभी ये वाला 3v3s2 की लाइन में है, तो इस स्विच पे, इस बक पे हमारा लोड आया होगा, जिसकी वजह से ये अब 3v3 आउट ना करके 2.3 आउट कर रहा है। ओके, बहुत सिंपल केस था, ज़्यादा कुछ अटैक वाला केस नहीं था। मुझे लगा कुछ बढ़िया सीखने को मिलेगा इसमें। बट कस्टमर ऑलरेडी काम भी कर चुका है इस लाइन पे। Okay, 19 volts, 3.28। ओके, एग्जैक्ट वोल्टेज आ गए। अब मोस्ट प्रोबेबली इसमें हमारा स्क्रीन पे डिस्प्ले भी आ जाएगा। मैं चेक कर लेता हूँ, एक बार डिस्प्ले लेके आता हूँ। कस्टमर ने डिस्प्ले केबल नहीं भेजी है, तो डिस्प्ले केबल मेरे को लगानी पड़ेगी। सैंपल स्क्रीन में लेके आता हूँ अभी।
करंटली अभी 2338 की कोई टेस्टिंग अवेलेबल नहीं है मेरे पास स्क्रीन, सो विल यूज 2337 टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन टेस्ट करने के लिए बस। ओके, तो इसी करते हैं डिस्कनेक्ट। आगे थोड़ा सा पावर प्लग इन करते हैं। स्क्रीन क्यों नहीं आई? VDC पे हो रखा है। Again I have 2.3 वोल्ट। ऐसा क्यों हो रहा है? इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ एक बार स्क्रीन को। वोल्टेज अप हो जाएगा इसका। स्टेबल नहीं है वोल्टेज अभी भी। ठीक आ रहे हैं। 2.3 2.3 2.4 feedback is be good enable enable चेक करता हूँ एक बार। enable कर देगा एक बार बढ़िया। enable तो कांस्टेंट है।
2.3 हो जा रहे हैं वोल्टेज बाद में, ऐसा क्यों? कनेक्ट डिस्कनेक्ट करा, दोबारा ऑन किया, स्टार्टिंग में ठीक है 3.2 3.28 और 2.38। ऐसा क्या चेंज हो रहा है कि बूटिंग के टाइम पे 2.3 वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं? वो कनेक्ट करता हूँ, एनेबल चेक करता हूँ, मोबाइल 1.8 कांस्टेंट है। एनेबल तो कांस्टेंट है। लेट्स चेक 4 वोल्टेज इन, वोल्टेज इन मिलेगी मेरे को यहाँ पर, ये तो कांस्टेंट ही होगी ऑब्वियसली। 11.1 11.2 10.8 3.2 है, अभी ठीक है। अब ड्रॉप होगा वोल्टेज। यार ये क्या मतलब इसका? 2.7 वोल्ट VDC पे, फ्यूज पर ठीक आ रहे हैं। बट हमारे वोल्टेज कट ऑफ हो गए, वोल्टेज इन पे ही वोल्टेज कट हो गया हमारे। सो ऐसी कोई दिक्कत है इसमें। 2.7, इसके वोल्टेज इन पे ही 2.7 आ रहे हैं। डिस्कनेक्ट करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। प्रॉब्लम तो है ना, जो बंदा PMU चेंज कर सकता है, क्या उसने ये ऐसी चेंज करके नहीं देखी होगी? लेट मी चेक इस जगह पर PP बस कांस्टेंट आती है या नहीं आती। 2.3 0.1 12 वोल्ट कांस्टेंट है अभी। जब वोल्टेज ड्रॉप हो गए 12 और इधर 2.7 2.78। अगर मैं इसको डायरेक्ट वोल्टेज देता हूँ तो मेरे वोल्टेज ये ठीक हो जाते हैं 3.2। एज सुन एज मैं इसको हटा देता हूँ। प्रॉब्लम हो सकती है हमारी, दो चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, करंट सेंसिंग में, आइदर करंट सेंसिंग या फिर ये शंट रेजिस्टेंस। और शंट रेजिस्टेंस जल्दी ख़राब होती नहीं है। फिर भी एक बार हटा के देखेंगे।
बीच में हमारा वो जो आपका बीच की रेजिस्टेंस होती है, इसका एक करंट सेंसिंग का एक लोड सिस्टम होता है प्रॉपर। तो अगर उससे ज़्यादा लोड एक्सीड करता है तो रेजिस्टेंस खुद में ब्लोन आउट हो जाती हैं, आगे सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेती हैं। तो मेरे हिसाब से यही हुआ होगा इसमें। चेक करते हैं कितनी रेजिस्टेंस आ रही है। वी हैव 185 के टू ग्राउंड। सॉरी, आपस में जीरो होनी चाहिए, 188 के आ रही है, 187 के आ रही है। ओके, ये जीरो ओम्स आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। तो हमारा जो आईसी भी ख़राब नहीं थी हमारी, बस एक ये रेजिस्टेंस ख़राब थी। अभी रिप्लेस कर लेते हैं इसको। इनिशियली कोई उस पर लोड नहीं रहता बोर्ड पे, तो जिसकी वजह से हमारी 3.3 जनरेट हो रही है, जो कि ट्रिक करती है। और जैसे ही लोड आ जाता है, दैट मीन्स स्क्रीन सिलेक्शन, फैन और ये सारी आईसी लोड लेना स्टार्ट करती हैं, तो अल्टीमेटली आईसी पे भी लोड आता है और इसकी वजह से हमारा जो वोल्टेज इन है 12 वोल्ट है वो ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि उसकी ब्रिजिंग ख़राब हो चुकी है। बस ए ऑन पे, सॉरी इसकी वोल्टेज इन पे और टीपी बस ए ऑन में, क्योंकि हमारा फ्यूज इन दोनों में 0 ओम की रेजिस्टेंस आ रही है। इस पर 0 ओम की रेजिस्टेंस आ रही है, दैट मीन्स कि हमारा जो करंट सेंसिंग रेजिस्टेंस है वो ठीक है और वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे हमारे। ओके, दिखा देता हूँ। अब हमारा वोल्टेज ड्रॉप बिल्कुल नहीं आएगा इसमें। पावर कनेक्ट किया, 5 सेकेंड 6 सेकेंड्स के बाद इसमें वोल्टेज ड्रॉप आ जाता था हमारा। 3.28 से वोल्टेज ड्रॉप होके आ जाता है 2.4 2.5। और अब काउंट कर लीजिए, काउंट कर सकते हैं। अब लोड आ गया है इस बक कन्वर्टर पे, 5 सेकेंड से ज़्यादा हो गए हैं और करंट लोड भी अब काफ़ी ऊपर जा रहा है। देयर इज अ डिफरेंस पहले करंट लोड में और अब के करंट लोड में। तो 3.2 कांस्टेंट है अभी, अब कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी अब हमारा वोल्टेज कांस्टेंट रहेंगे 12.0। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी नहीं है, इधर भी 12.0 है एंड यहाँ भी 12.0 है। ओके, और अब मैं स्क्रीन कनेक्ट करूँगा तो मोस्ट प्रोबेबली डिस्प्ले आ जाना चाहिए। डिस्प्ले से रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा हमारे पास। चेक करते हैं।
ओके, पावर कनेक्ट करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं एक बार ये एप्पल लोगो। एप्पल लोगो ओके। कंप्लीट बूट हो गया है, कोई इशू नहीं है। एक्सटर्नल डिस्प्ले इंटरनल डिस्प्ले आ रहा है हमारा। अब वोल्टेज कांस्टेंट है क्योंकि वो सारे स्क्रीन सिलेक्शन में इशू करेगा। देख सकते हैं हमारा ओएस बूट हो गया है। अब आगे मैं इसको चेक टेस्ट नहीं कर सकता कि कस्टमर के पास से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये आया है, लॉजिक बोर्ड आया है। अब कस्टमर के पास से हम इसकी कंप्लीट मशीन मंगा लेंगे, वो भी एक रिपेयर टेक्नीशियन ही है जिनके पास से मेरे पास ये वो आया है, रिपेयर के लिए आया है। तो अभी के लिए हम इतना ही इसको टेस्ट करके रख देंगे, तो कंप्लीट मशीन आएगी तब हम इसको अच्छे से टेस्ट कर लेंगे। दोबारा टेस्ट कर रहे हैं तो दोबारा एप्पल लोगो आ रहा है हमारा। ओके, तो बस इतना बहुत है। ओके, बट हाँ एक और चीज़, हम 2337 2338 साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कोई स्क्रीन टेस्ट करनी है तो। मतलब 2338 पे आपका 2337 की स्क्रीन चल जाएगी, 2337 पे आपकी 2338 की स्क्रीन और कैमरा चल जाएंगे टेस्ट करने के हिसाब से। बस ये नहीं करेंगे आप पैनल चेंज कर दीजिए, बट हाँ टेस्टिंग के हिसाब से काम आपका चल जाएगा, टेस्टिंग का काम वो कर देंगे। ओके, तो इंटरेस्टिंग केस तो था ये, कुछ यूनिक था इसमें। ऐसा नहीं कर सकते कि नॉर्मल हमें ये देखने को मिलता है। नॉर्मली वो रेजिस्टेंस ख़राब नहीं होती है कभी भी, इतनी आसानी से नहीं होती एटलीस्ट। और नो इसमें कैसे हो गई, और ऑलरेडी रिपेयर वाले बंदे ने मतलब PMU वगैरह इसी चक्कर में चेंज किया है क्योंकि शॉर्टिंग ढूंढना तो बहुत आसान था इसमें। तो 3.3 की शॉर्टिंग ढूंढना आसान था, बट ये जो स्क्रीन पर डिस्प्ले ना आने का इशू था वो रिजॉल्व करना थोड़ा मुश्किल नहीं, ट्रिकी कह सकते हैं। बट इसमें इशू रिजॉल्व हो गया है। अब अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग के बाद इसको हम वापस कस्टमर के पास दे देंगे फुली टेस्ट करने के बाद। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।